5 लोग जहाँ बहक हुए हैं, ये खुद कुछ हमला था। TTP ऑर्गेनाइज हो रही है। फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़े, इसका मतलब यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़े, नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। इमरान खान का झूठे करप्शन का बयानिया आज दफन हुआ है। किसी भी ग्रोह को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। शहबाज शरीफ को कंसेंसस के साथ 4 जजेस ने उनकी बेगुनाही के ऊपर मोहर लगाई। आसिफ जमीन पार्टी NA 249 में बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। कराची के मसाइल को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, आप कहते हैं कि शायद तहरीक तालिबान रीग्रुप हो रही है, लेकिन लगता है कि वो पहले ही रीग्रुप हो चुकी है, क्योंकि कोयटा के इंतहाई हसास इलाके में जहां हर वक्त सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, वहां पर फिर पाकिस्तान में खुदकुश हमला हो गया, वहां पर फिर कार बम फट गया, फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो गई। यकीनन सूरत हाल इतनी हौसला अफजा नजर नहीं आ रही। सियासी हवाले से अहम दिन मियां शहबाज शरीफ की आज जमानत हो गई। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि NA 249 कराची में वो जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पर मियां नवाज शरीफ की बहुत फॉलोइंग है। हालांकि कल ही वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खुद ही बताया कि बरतानवी हाई कमिश्नर से कहा गया है मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें, और आगे से बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि आप एक्सट्रेडिशन के जरिए आए। हालांकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं। गुज़श्ता कल की तरह आने वाला कल भी बहुत अहम है, क्योंकि कल कौमी असेंबली का इजलास है और हुकूमती रुकन की तरफ से एक करारदाद पेश की गई थी। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने पर बहस होना थी। आज हुकूमत ने पार्लिमानी रहनुमाओं को खत लिख दिया, यानी कौमी असेंबली की तरफ से, कि आप स्पेशल कमेटी के लिए अपने अपने नाम दें। कल शायद खाकान अब्बासी साहब आएंगे इजलास में, और अगर वो आते हैं तो स्पीकर साहब उनको बैठने देंगे या नहीं, ये भी मामला देखने वाला होगा। इन तमाम अमूर पर हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त निकाला, और यकीनन एक ऐसे वक्त पर हम आपसे बात कर रहे हैं जब पाकिस्तान में फिर खुदकुश हमला हुआ, फिर कार बम हुआ और उसमें पाकिस्तानी शहीद हो गए। ये कैसे हुआ? मैं आपकी फसाद से पूरी कौम को सलाम पेश करता हूँ, और जो लोग शहीद हुए उनको इलाक़ीन के लिए मैं उनके साथ कंडोलेंसेस भी ऑफर करता हूँ, और उनके लिए जवार रहमत में जग अल्लाह मियां दे, मेरी ये दुआ है। और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या और दर्दनाक वाक़या है, क्योंकि इंसानी जानें जब ज़िया होती हैं तो तकलीफ होती है। आपने जिस बात पर इशारा किया है कि जो TTP रीग्रुप हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। TTP रीग्रुप नहीं बल्कि ओवर ग्रुपिंग हो चुकी है, क्योंकि दाइश इसमें शामिल हो चुकी है। और इसके मुतालिक मैं बहुत पहले कह चुका था कि दाइश और TTP दोनों आपस में दोस्ती कर चुके हैं, मिल चुके हैं। मुझे जो तशवीश है इस वक्त इस धमाके के बाद, वो है जो डॉक्टर गनी, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है जस्ट लास्ट वीक कि पाकिस्तान फैसला करे कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है। इस स्टेटमेंट के 3 दिन बाद ये धमाका होता है, तो कोई भी जो ज़ई शऊर बंदा है वो सोचेगा इसके मतलब कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पहले तो बंद हो चुके थे, इस स्टेटमेंट के बाद कौन सी कोई चीज ऐसी हुई। तो नेचुरली इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड एंड टू वर्क एंड ऑफ कोर्स टू इन्वेस्टिगेट कि इस वाकया का या इस बम धमाके का सराग कहाँ लगता है, जाके किधर से लगता है। सर्टेनली वो करेंगी, हुकूमत ऐसे नहीं बैठी रहेगी। और आज भी अफगान सफीर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले हैं जाकर, लेकिन हमने राह निजात आपकी हुकूमत थी, फिर ज़रबे अज़्म मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, रद्दुल फसाद अभी भी जारी है। तो क्या ये एलिमेंट रीग्रुप फिर कैसे हो सकते हैं, या महज स्लीपर सेल्स हैं उनके कि जब मौका मिला उठेंगे? जिस अंदाज से जंग शुरू हुई थी और जैसे USSR आया था अफगानिस्तान में और फिर बुरी तरह पिट के निकला, लेकिन अमेरिका ने उससे सबक नहीं सीखा
वो 9/11 के बाद ये इल्जाम लगाते हुए कि ये सब कुछ शायद यहाँ से हुआ, और आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एक भी अफगानी या पाकिस्तानी 9/11 में इन्वॉल्व नहीं था। और उसी को अगर लेके चलें तो ये वो जंग जिसमें $2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है इस वक्त अमेरिका अभी तक, और मुझे लग रहा है कि आगे भी जो हालात है वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने इसमें जो खोया वो आपको पता है। इन सारी चीजों को अगर मिक्स करें तो जब तक ये अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होगा, ये जो टेररिज्म पाकिस्तान में है ना, वो मुझे जाती हुई नजर नहीं आती है। इसको अब तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी एक डेडलाइन दे दी, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि 9/11 से पहले यानी सितंबर से पहले यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान से चली जाएं। देखें, ये एक बड़ी सिंपल स्टेटमेंट नहीं मैं ले सकता एज ए इन्वेस्टिगेटर या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मैं कह रहा हूं, नहीं, उनकी स्टेटमेंट में मुझे डाउट नहीं है। जैसे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि फलां डेट से मैं निकाल दूंगा फोर्सेज, ओबामा ने तो कैटेगरिकली कह दिया था निकल जाएंगी। तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हुए थोड़े बहुत किसी को डाउट हो सकते हैं। जो बाइडेन के साथ साहब के साथ काम किया वो मैंने, बहुत नफीस इंसान है और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि बगैर किसी स्ट्रेटजी के, बगैर किसी विड्रॉल प्लान के अगर आप अपनी फौज निकाल के ले जाते हैं या तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी, तो पीस की जगह तो आपका फिर ये एक सिविल वार शुरू हो जाएगी। उसका क्या कोई आपने सद्देबाब किया है? सो आप कहते हैं कि खतरा सिविल वार का है और उधर अगर अमन नहीं हुआ तो फिर इधर मुश्किल होगा। लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं कि दाइश और दूसरे सारे आपस में रीग्रुप कर गए, टीटीपी या दीगर ग्रुप्स भी थे, तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इदारों को क्या करना चाहिए? आपने तो बहुत एक्टिवली हिस्सा लिया है रादर इस वॉर ऑन टेरर पे। आप 5 साल इस चीज को हैंडल कर, आप इस चीज को एनालिसिस करें कि तालिबान लड़ रहे हैं अपनी एक सो कॉल्ड आजादी समझ लें या एक अफगान तालिबान के साथ अगर कहें कि पाकिस्तानी तालिबान की दोस्ती नहीं है तो ये ठीक नहीं होगा। ये इनकी नानी है कि है, फ्रैंकली स्पीकिंग। दो ये इधर हैं पाकिस्तान में, वो उधर हैं, लेकिन बेसिकली चाहते वही हैं जो उनका एक तरीका कार है। आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानी तालिबान, ये जो टीटीपी है और अफगान तालिबान एक ही है, इनकी जो नानी एक है मैं कहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि आपस में काफी चीजें एक्सचेंज करती। लेकिन जो मैं मेन चीज ये कहना चाहता हूं कि देखें, जो तालिबान अफगान तालिबान का एक डिमांड थी कि अमेरिका चला जाए अफगानिस्तान से, तो वो तो उनकी पूरी हो जाएगी। तो जब वो पूरी हो जाएगी तो वो क्यों भी टेबल पे बैठेंगे जबकि ऐलान हो चुका है? तो इस पूरी सूरत हाल में अगर आप देखें, आप बड़ी गहरी नजर रखी हुई आपने, जो है डॉक्टर गनी प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी अब्दुल्ला से नहीं लगती, और उसके बाद तालिबान की दोनों के से नहीं साथ लगती। तो अब और फिर हनीफ इम्तियाज से हैं, वो भी इस वक्त मैदान में आ गए हैं। एक फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं शायद करीम, वो भी आ चुके हैं। तो ये तालिबान का और इन सब का अगर खुदा न खास्ता ये चले जाते हैं तो मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर यहाँ पे पीस कीपिंग मिशन जो है यूएन का यहाँ नहीं आता, मैं तो ये इतना ब्लड शेड देख रहा हूँ कि उसका कुछ मार ही नहीं सकेगा और फिर प्रॉब्लम हमें होगा, क्योंकि वहां से लोग भागेंगे फिर पाकिस्तान आएंगे। इसी प्रॉब्लम की तरफ तो मैं इशारा कर रहा हूँ। लेकिन आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अशरफ गनी की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। क्वेटा में वाकया होता है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान से ही कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव ने कहा था कि मैं नेटवर्क चलाता हूं बलूचिस्तान में भी, और कराची की बात की थी। रेंजर्स ऑपरेशन हमने किया कराची में, और उसके बाद वहां तो अमन आ गया। वो अमन बलूचिस्तान तक अभी तक नहीं पहुंचा। देखें, वो इसलिए कि सिंध में जो सिचुएशन है उसको आप बलूचिस्तान में नहीं ले जा सकते, और अगर अमन सिंध में है तो आप सिंध की गवर्नमेंट को भी थोड़ा देना बेनिफिट कि वो भी काम कर रहे हैं रेंजर्स के साथ, तो अमन लाने में उनका हाथ है। बलूचिस्तान की सिचुएशन को मैं इसलिए कहूंगा, कराची के लोगों का भी हाथ है, कराची के लोगों ने भी सारा उन्होंने सेक्रीफाइस किया और काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज इस तरफ आपने इशारा किया है, बलूचिस्तान एक इंटरनेशनल लेवल पे टारगेट पे है, जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा जो जिसमें वो टेररिज्म प्लस जो हाइब्रिड वॉर है प्लस प्रॉक्सी वॉर है, वो बलूचिस्तान उनके लिए सॉफ्ट एक टारगेट है। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि मोदी ने खुद ये कहा था कि वी विल टीच यू लेसन थ्रू बलूचिस्तान, और आपने देखा कि वो कोशिश कर रहे हैं। यादव पकड़ा गया वहां से,
अब जो वो अपने हमारी गवादार पे करने की कोशिश कर रहे हैं, वन बेल्ट वन रोड की जो चाइना पॉलिसी है, पाकिस्तान की पॉलिसी है, उसको बुरी तरह से हिट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया जो है, जो कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता, वो बलूचिस्तान में अमन होने की पूरी जो है रोकने की कोशिश करेगा और हर वो हरकत करेगा जिसे पाकिस्तान के लिए डिस्टेबलाइज करने के लिए और बलूचिस्तान को खासतौर पे जितनी भी वहां फसाद करा सके कराने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मेरी अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि ये एक तो बम का धमाका हुआ, लेकिन इस वक्त जो बड़े काबिल तरीन अफसर हैं हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के और आर्मी के भी जो इस वक्त बलूचिस्तान को हैंडल कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कमर जावेद बाजवा साहब, हमारे आर्मी चीफ, दे विल बी एबल टू हैंडल इट। बट द सिचुएशन इज कि वी आर सफरिंग एंड वी आर कंटिन्यूसली सफरिंग थ्रू इंडियन एफर्ट्स, इंडियन मनी, इंडियन टेररिस्ट फाइनेंसिंग। दैट्स वाई मैं फैटएफ को लेके गया इनको, इंडिया को। आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि हाँ, जो मैंने कौम से कमिट किया था कि मैं फैटएफ में ड्रैग करूंगा इंडिया को, आई हैव बीन एबल टू गेट टू दैट। तो हमें भी टिट फॉर टैट करना चाहिए ना। हम बिल्कुल चुप करके बैठे हैं, हम कोई एक्शन इंडिया के खिलाफ नहीं लेते इंटरनेशनल लेवल पे। क्यों नहीं हम इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी को आईसीजे में या आईसीसी में इसको ड्रैग करें ऑन दी ब्रुटैलिटीज एंड दी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी विच प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कमिटेड। वो तो खैर यूएन तक चले गए पाकिस्तानी। let me tell you here, please, this is the missed communication the government try to give you. UN में जाना is different. ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या आईसीसी है, दिस इज एक्चुअली पुलिंग देम, ब्रिंगिंग देम फॉर ए क्रिमिनल ट्रायल। तो क्रिमिनल ट्रायल हम जब तक मोदी के क्राइम्स की नहीं कराते, वो तो कभी भी अंडर प्रेशर नहीं आएगा। वेल सेड। मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मियां नवाज शरीफ के हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कह रहे थे कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा है कि डिपोर्टेशन करें, डिपोर्ट करें, यानी वापस भेजें। रहमान मलिक साहब इन ऐसे केसेस को बड़ा डील कर चुके हैं। शहबाज शरीफ की आज जमानत हो गई। NA 249 में मिफ्ता इस्माइल रोजाना दावे कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी सूरत हाल पर। खसूसन गुज़श्ता रात कोयटा में एक खुदकुश धमाका हुआ, कार फटी, उसमें बारूद था सारा, 5 पाकिस्तानी शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जरा कराची के हवाले से। NA 249 कराची में बाय इलेक्शन हो रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। मियां शहबाज शरीफ जिनकी आज ही जमानत हुई, वो इस सीट पर फैसल वाडा से चंद 100 वोटों से हारे थे। अब वो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, हम ये सीट जीत जाएंगे। एमकेएम तो पावर थी, स्ट्रीट पावर थी कराची की। मैं सबसे पहले तो मियां शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी बेल हुई है और घर से दूर रहने से बड़ी परेशानी होती है। मुझे पता, मैंने भी जेल काटी है, तो वो आज खुशी महसूस कर रहे होंगे। इस खुशी में मैं भी उनके साथ शामिल हूँ कि अल्लाह मियां उनको खैरियत से घर लेके जाए। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई थी जहां हमने शुरू की थी। देखें, जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुआ है, मुझे वो एक बड़ी बीइंग इन्वेस्टिगेटर और बीइंग फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, मुझे खतरा है कि कहीं हाई लेवल की असैसिनेशन ना हो। इसलिए कि जो आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि वो पैसा जो पाकिस्तान में, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम मेंशन किया था, $3 बिलियन आया और वो कंटिन्यूसली अभी तक चलता आ रहा है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और आर्मी को डिफेम करने के लिए किया गया था। और अगर वो जो मैंने कहा है, वो आई एम श्योर एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया होगा और मेरी ये डिमांड भी होगी कि जो मैंने बात की थी उसको अगर इन्वेस्टिगेट किया गया है तो उसको पब्लिक किया जाए। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब दुश्मन को वार करता है तो हल्का करता है पहले, फिर थोड़ा तेज करता है, फिर बड़ा करता है। तो ये जिस तरह ये कोयटा से शुरू हुआ है, और आपको मैं नाम नहीं बनाना चाहता, आपको पता ही होगा कि उस वक्त होटल में कौन मौजूद थे और वो क्या चाहती हैं, उनका क्या मकसद है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे आने वाले वक्त में, ये चंद हफ्तों में, मुझे हाई प्रोफाइल असैसिनेशन होती नजर आ रही है, जो कि हमारा दुश्मन करके हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। असेसमेंट बता रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मेरी इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं। मुझे ये असेसमेंट जो होती है मेरी कभी गलत हुई है। मैं तो अभी बताया ना, मैंने पहले तो कोई असेसमेंट नहीं की थी इस सिलसिले में। ये धमाका हुआ तो उसके बाद मैंने कहा है ना, धमाका जिसने कराया उसने
पोर्शन एक तो नहीं कि कोई एक पूरी जो कार अच्छा लेके चले आया आप मेरे क्वेश्चन पे आ जाएं कि कराची की कुव्वत तो एमकेएम पाकिस्तान, अब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी उनका ग्रुप है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मैं NA 249 में जीत जाऊंगा। पिछली बार भी मिफ्ता साहब की यहाँ सारी एडवोकेट भी नहीं बनना चाहता, तो एक छोटी सी चीज है, इलेक्शन हो रहा है तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं उसके ऊपर बात करूं। लेट्स सी जब इलेक्शन होगा देखते हैं कौन जीतता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे इस पे अपने कमेंट से रिजर्व रखूंगा। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि उस हल्के में और कराची शहर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बहुत फॉलोइंग है। मैं 2018 के इलेक्शन में बताऊं, उस वक्त भी शहबाज शरीफ चंद 100 वोटों से हारे थे। क्या मियां नवाज शरीफ की इतनी फॉलोइंग है कराची? राजा साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, आप कराची को बड़ी मैं इस तरह मैंने कहा राजा साहब क्लेम कुछ भी को कर सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जितनी फॉलोइंग एमकेएम की है वहां पे किसी और की नहीं हो सकती। 2018 में तो इस सीट पे बहुत कम वोट, 10-12 हजार वोट में पॉकेट्स जो है ना, पॉकेट्स डिफरेंट पॉकेट्स हैं, और हमारी जो पॉपुलेशन है ये माइग्रेट होती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है। लिहाजा ये कहना कि एमकेएम हैज लॉस्ट इट्स पावर एंड मियां नवाज शरीफ has taken वो पावर, आई डू नॉट एग्री विद इट। वक्ती कोई चीज वो बोल सकते हैं, और बाकी कैंडिडेट जो है वो तो हमेशा कहेगा और सब तो गेम आई है, सो अच्छा आप कह रहे हैं कि एमकेएम की पावर है। फिर मुस्तफा कमाल भी तो लड़ रहे हैं वहां पर। मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत बड़ा हल्का है एमकेएम जो है, क्योंकि बढ़ चुकी है अब। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान जो है जो जीती अपने इलेक्शन, और अभी कमाल साहब के लिए काफी लंबा सफर है आगे। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। और आप अभी उनका चांस नहीं, मैं कह रहा लंबा सफर है उनका, लंबे सफर पे कभी जल्दी भी तो तय कर लेता है, कभी खिलाड़ी जो है वो तेज भाग के आगे निकल जाता है। आप देखते हैं कि इन खिलाड़ियों में से कौन आगे जानता है। हमारे मंदुखेल साहब जो है वहां पे कैंडिडेट है, वो भी वहां पे बहुत मशहूर है, बिल्कुल, और बड़ा काम करते हैं, देर रात काम करते हैं। आप देखते हैं अगर बैरट में बात होती है तो फिर मंदुखेल जीतता है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से शेख रशीद वजीर दाखिला हैं, आप भी वजीर दाखिला थे, उन्होंने कल बात की बरतानवी हाई कमिश्नर से, कहा कि मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें। उन्होंने कहा एक्सट्रेडिशन के जरिए, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं। अभी मैं उस पर भी आपको तफसील देता हूँ। देखिए, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो हुकूमत फैसला करती है उसको इम्प्लीमेंट कराना या कोशिश करना उनका काम है, और उन्होंने कोशिश की। लेकिन कानूनी सिचुएशन ये है कि आप जिस भी मैटर में कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो, वहां इंटरपोल जो है अंदर नहीं आता इसके, लिहाजा उनकी डिपोर्टेशन किसी सूरत नहीं हो सकती। और जो तो नंबर 1 आप कह रहे हैं कि डिपोर्टेशन नवाज शरीफ की नहीं हो सकती, मैं लिख के दे देता हूं। फिर और एक चीज सुन, एक चीज और, वहां डिपोर्टेशन नहीं हो सकती जिस मुल्क में जो सजाए मौत हो, ये वहां का कानून है, वहां एक्सट्रेडिशन भी नहीं हो सकती। वो तो आप दूर की बात है जो आप कर रहे हैं इसकी बात डिपोर्टेशन की। और एक्सट्रेडिशन करने के लिए भी अगर आपका, जो मैंने आपको कहा है कि मौत की सजा उस मुल्क में हो, तो वो नहीं भेजेंगे। तो फिर श्योर इन दोनों चीजों का हमारी हुकूमत को इल्म होगा, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इनको इल्म होगा कि ना डिपोर्टेशन हो सकती है और ना एक्सट्रेडिशन। फिर हमारी हुकूमत क्यों हर वक्त इसी चक्कर में पड़ी? देखें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सियासी स्कोरिंग करते हैं, तो सियासी स्कोर के लिए तो ठीक है, कानूनी तौर पे और किसी भी सूरत में ब्रिटिश गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ को मुझे हैंड ओवर करती हुई नजर नहीं आती, और ना ही एक्सट्रेडिशन देखते हुए मुझे नजर आ रही है। बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के बारे में भी बड़ी कोशिश की गई कि उनको वापस लाया जा सके, वहां क्या प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम यही है, जिस मुल्क में भी डेथ पेनल्टी होगी, जो लॉ है यूके का, इट डज नॉट परमिट एनी सालम सीकर और एनीबडी जिसको वहां पे पनाह मिली हो या उसको अलाउ किया हो कि वो उसको उस मुल्क में भेजें जिस मुल्क में डेथ पेनल्टी हो। क्या वाकई इसी विगर के साथ बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की वापसी के लिए कोशिश की? मेरा ख्याल है हमसे पहले भी और उससे भी पहले लोग कोशिश करते रहे हैं, रिकॉर्ड मैंने भी देखा है। नहीं, आपसे पहले तो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, एमकेएम तो जी उससे भी पहले आप देखें ना, आप जरा और आगे चले जाए ना, थोड़ा दूर जाए आप, तो कोशिशें बड़ी हुई। मैंने यही बात अर्ज किया ना कि जब उस वक्त भी जब गवर्नमेंट ने लिखा था उस वक्त की थी तो यही जवाब आया था, और मैंने फिर जो थोड़ा एक्सप्लोर भी किया, तो इसलिए मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि जिस मुल्क में भी डेथ पेनल्टी होगी, यूके लॉ डज नॉट परमिट
repeat, the UK law does not permit anybody who has actually sought asylum or otherwise वो वहां रह रहा हो और उसको वीजा मिला हो और वो लीगल हो तो किसी सूरत में भी नहीं जाने देंगे, बल्कि इवन इलीगल भी हो तो वो अगर वो क्लेम कर ले कि मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा तो उसको वो मजबूर हो जाते हैं हमारे से। तो हम बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। वो वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं सर। क्या कुछ माहौल सियासत में गर्म होने वाला है, तब्दील होने वाला है, क्या नजर आ रहा है? तो चीजें मौसम तो बदलता रहता है, गर्म होता है कभी ठंडा होता है और वक्त जो है वो बंदे को कमजोर भी कर देता है और स्ट्रांग भी कर देता है। मैं शायद आपके प्रोग्राम में जब मैं मिला था उससे पहले तरीन साहब को तो मैंने कहा था कि वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। मुझे जो उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि मेरा इरादा नहीं है कोई पार्टी ज्वाइन करूं और मैं पीटीआई मेरा कि पीटीआई की खिदमत करना चाहता हूं। अब देखना यह है कि वो पीटीआई की भी खिदमत किस तरह करते हैं, खिदमत के भी तरीके होते हैं ना। आपसे जहांगीर खान तरीन साहब ने कहा कि वो किसी पार्टी में नहीं, मुझे जो उन्होंने कहा पीटीआई की खिदमत करना चाह रहे। खिदमत से क्या? तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना, डिपेंड ये करता है वो तो उनके दिल में है ना कि वो पीटीआई की खिदमत किस अंदाज से करना चाहते हैं, कौन सा तरीका होगा। खिदमत है ना, देखा ना, वो भी खिदमत है ना, खिदमत किसी किस्म की हो सकती पार्टी की, तो आने वाले वक्त में खिदमत हो सकती है। आप देखें, आप जो पंजाब के प्लेयर्स हैं उनको देखें ना, आपके पास एक अच्छा प्लेयर है वहां पे और वो प्ले करते हैं सियासत, चौधरी परवेज लाई, ठीक है, ठीक ठाक, और देखें कि वो उन्होंने कितना सुथरा काम किया मिलके, उन्होंने सेनेटर बना लिया ना। उस वक्त तो किसी ने नून ने भी इतराज किया कि भाई आपने कैसे हो गया, आपने भी बना ले, उनके भी बना ले। अब जब हमारी बारी आई तो हमें बैशिंग शुरू हो गई। अब कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ये सेनेटर्स का मामला हुआ था, चुपके रात ही रात में कहीं और मामला ना ऐसे हो जाए। पता लगे सुबह गुलजार साहब चले गए, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, मेरा तो तख्ता पर उठा गया। ये मजाक में कह रहे हैं आप सीरियसली? मैं सीरियस कह रहा हूँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सियासत में तो ये अलाउड है ना डेमोक्रेसी में कि आप। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पंजाब में तब्दीली आ रही है। गुलजार साहब की किस्मत अच्छी है कि कोई ना कोई अंधेरी आ जाती है बीच में तो बच हो जाते हैं और रगड़े के और जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब इतने हालात खराब हो चुके हैं, सारी टू से मुझे सियासी माहौल सिर्फ गर्म नहीं होता नजर आ रहा, बल्कि सियासी माहौल में इतनी हलचल मचेगी कि मुझे ये कुछ फर्क होता नहीं। हलचल तो मची ना, देखे ना 4-5 दिन लाहौर बंद रहा, टीएलपी की स्ट्राइक थी, हुकूमत ने कहा मुआहदा किया है, हुकूमत ने कहा कालअदम करार दे दिया है, फिर हुकूमत ने कहा नहीं हमने नया मुआहदा कर लिया है। मैं आपसे इस पे बात करूंगा नाजरीन ब्रेक के बाद, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है। मलिक साहब वजीर दाखिला रहे हैं, वो डील करते रहे हैं ऐसी चीजों के साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। हुकूमत ने कोई मुआहदा किया था पहले 2-3 महीने, इन्होंने कहा कि हाँ हम जो है ना वो उस मुआहदे के मुताबिक फ्रांस के सफीर के हवाले से भी बात थी। अब हुकूमती रुकन ने एक करारदाद पेश कर दी कि सफीर को, फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालने पर बहस की जाए। आप मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं। ये है प्रैक्टिकल, पॉसिबल है? वजीर आजम इमरान खान ने तो अपनी तकरीर में, आप डिसएग्री करें, कोई एग्री करे न करे, लेकिन उनकी बात बड़ी लॉजिकल थी। जो उन्होंने कौम से खिताब में बातें की थी वो रीजन थी, उनमें लॉजिक था, उनमें प्रैक्टिकलिटी थी। राजा साहब, ये जो माहौल बना ना, इसे कहते हैं यू आस्क्ड फॉर इट। तो पीटीआई हैज आस्क्ड फॉर दिस सिचुएशन। किसने कहा था कि बगैर किसी नोटिस के और इतनी जल्दी 12 तारीख को ही उसको आप जेल में डाल दें और इसको आप बैन कर दें और बाद में एम्बैरसमेंट हो, और फिर आप एग्रीमेंट किसके ऊपर कर रहे हैं? जब बायलैटरली आपने सफीर रखे हुए हैं आपने, दूसरा जिनेवा और वियना कन्वेंशन के तहत आप इनको एम्बेसडर्स को लाते हो, तो आप किस बेसिस पे आप एम्बेसडर को निकालोगे? नंबर 1। और दूसरी, और आप अगर आप इसको प्रैग्मेटिकली देखें, अगर आपने एम्बेसडर को निकालना भी तो जब तक पर्सन नॉन ग्राटा ना करें उस वक्त आप निकाल नहीं सकते। और पर्सन नॉन ग्राटा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप चार्जशीट ना दे। चार्जशीट उस वक्त हो नहीं सकती जब उसके खिलाफ कोई ऐसा अमल सामने ना आया जो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ हो। तो आप किस बेसिस पर करेंगे? तो आपने जो इमरान खान ने कहा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल टू सेंड दी जो सफीर को वापस भेजे, तो आप बजाय इसकी यार ये लाते वो अपनी करारदाद की हैसियत क्या है? ये कोई ला तो नहीं है, कानून तो नहीं कोई, और वहां भी बहस लाने के लिए, तो ये था वक्त टपाऊ, डंग टपाऊ, और ये है
एडहॉक अरेंजमेंट थी इस चीज से निकलने के लिए, वो एडहॉक अरेंजमेंट करते करते ही उसमें फंसते जा रहे हैं। अभी मैं इनको एडवाइज करता हूं कि बैठे उनके पास टीएलपी वालों के साथ, उन्हें समझाएं इंटरनेशनल लॉ, भाई ये पोजीशन है और इस पोजीशन को आप देखते हुए विड्रॉ करो और बैठ के सोच समझ के इसको हल कर लें। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए और बैठ के जो हमारी क्राइसिस है, जो हमारी सिचुएशन है, जो मुल्क की गर्म हालात नजर आ रहे हैं आपको, उनको बेहतर करने के लिए कलेक्टिव सोच के साथ सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन अभी तो सवाल ये उठा कि जी रियासत ने अपनी रिट कायम रखी है या नहीं रखी। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने वादे तौर पर कहा कि रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। फिर इस एग्रीमेंट के तहत अब तो जो हुकूमत प्रोनाउंसमेंट्स कर रही है वो कह रहे हैं कि जी फॉरेन रिलेशंस विल बी प्रीरोगेटिव ऑफ द स्टेट, वो किसी ग्रुप के हैंड ओवर नहीं किया जा सकता। रिट की डेफिनेशन क्या है? रिट इज बाय वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो है नहीं। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो ना वो प्रोस्क्राइब बनती, वो ना इतने बंदे मरते। अगर सही प्रोसीजर लॉ का फॉलो किया होता तो इन सारे क्या वायलेट किया हुकूमत ने? किसी ने अगर पुलिस वालों को मारा तो आउटलॉ तो करार दिया। क्वेश्चन तो ये है कि यहां तक नौबत क्यों आई? आपके पास इतनी फोर्स है कि आप हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और अगर आपने ऑर्डर किया है फायरिंग का तो किसने किया? कौन वो गोलियां मारता है नगी डायरेक्ट? मैं खुद देखा, उनका ना उत्ते मारो थल्ले ना मार। हमें दिस चीज को सीनियर कह रहा है यार थल्ले ना मार, यानी बंदे मारने उत्ते मार रहे हैं आवाज। तो जब यही चीज क्लैरिटी के साथ वहां नहीं थी कि फायर नीचे करना है कि ऊपर करना है, आप नो प्रॉपर सुपरविजन दे। आप बाकायदा तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं? मैं जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहा हूं कि क्या करेगा जुडिशियल कमीशन? टीआरस बनाएं कि उस फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था, कितने लोग हमारे शहीद हुए, और जो शहीद हुए हैं वो वाकई जिन्होंने किया उनके खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। और साथ ही साथ जो उनके लोग भी मरे हैं उनका भी पता चले कि उनको मारने का ऑर्डर किसने दिया था और क्या वजह थी कि एक जो चारे इनोसेंट लोग थे उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां क्यों बरसाई गई। तो ये सारी चीजें उस टीआर में डाल के लेट ए हाई कोर्ट जज इन्वेस्टिगेट इट। आप इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, एफआईए में रहे हैं, साइबर का एज है। जो अभी चीज सामने आई कि उस दिन, जिस खास दिन की आप बात कर रहे हैं, इतवार का, पिछला इतवार जो था, सोशल मीडिया पे जाली फेक अकाउंट्स बने हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ सारा दिन प्रोपोगंडा होता रहा। इसको कैसे हैंडल किया? सबसे पहले पीटीए क्या कर रहा है? मैं कितने दिनों से और कितने महीनों से मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के डेली 5 से 6 हजार अकाउंट जो हैं वो हैक होते हैं। हमारी पूरी मिनिस्ट्रियों के अकाउंट हैक होते हैं। क्यों नहीं हमें अभी तक आयरन कटर दिया, यानी कि फायरवॉल जो हमारी, उसको हमने बेहतर क्यों नहीं किया? तो और जो लोग इस एंड पे मदद करते हैं उन ट्रेटर्स को अभी तक ट्रेस करके उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो जब हमारा अपने ही घर ठीक नहीं है तो हम प्रजा साहब किसी को क्या कहेंगे? और आपने साइबर की बात की है ना, टाइम ऑफ साइबर इलेक्ट्रॉनिक, तो आप गूगल से लें ना सारा कुछ। गूगल आपको ऑन पेमेंट दे देगा उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ, कितने लोगों ने, किसने पहला फायर किया, कौन पहले भागा, किसने क्या ऑर्डर दिया, वो आपको उधर से मिल जाएगी आपको उसकी। नहीं, बात तो हम कर रहे हैं ना मलिक साहब के ये सोशल, यानी इंडिया के कुछ ग्रुप्स आ गए जो देवर फ्यूलिंग ऑन द फायर। इनफैक्ट हमारी रेगुलेशन बनी थी, हुकूमत ने रेगुलेशन। आप मेरी एक बात को दोबारा जरा सुन ले गौर से। मैं कौम को भी कहना चाहता हूं कि जब मैंने कहा था कि ओवर 3 बिलियन रुपीज हैव बीन एक्चुअली फंडेड इन द कंट्री टू डिस्टेबलाइज द कंट्री, तो आपका ख्याल है कि ये सोशल मीडिया फ्री में काम करता है? वो बाहर का या अंदर का हो तो कुछ ना कुछ उसमें जो इन्वेस्टमेंट जाती है ना, तो ये उसी चीज का एक हिस्सा है डिस्टेबलाइज करने का, और उसमें कुछ पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व होंगे। और आपको इंशाल्लाह पता चलेगा, जब मैं बात कर रहा हूं ना, जो मैंने बात की है ये सामने आएगी पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के सामने भी। और जो लोग हाइब्रिड वॉर कर रहे हैं या वो एक प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, और ये तो जो आपका साइबर क्राइम है या हैकिंग है, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट पैरामीटर टू एंटर इन समबडीज हाउस और समबडीज कंट्री। अब तो ये एक जंग का एक पहला स्टेप बन गया। डिसइंफो लैब जो है वो हमने पकड़ी, मैंने जवाब दिया, मैंने उस पर बहुत बोला, कोई नहीं उस पर रिएक्ट किया। आपके यहां मैंने बात की, लेकिन जब बीबीसी ने कहा था फिर ये थोड़े हिले, लेकिन हिलने के बाद क्या किया इन्होंने?
डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान को अभी तक क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए था, एक केस रजिस्टर करना चाहिए था कि डिसइन्फो लैब जो है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से यूरोपियन यूनियन का सॉइल इस्तेमाल करके हुई है। और आपको पता है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं, जो लाज है दुनिया के, आप किसी का सॉइल किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब व्हाई डिड दे डू इट? तो अब टीएलपी वाला मामला ये कैसे सेटल डाउन होगा? क्या सफीर को निकाला जाएगा? हुकूमत फैसला करेगी? उन्होंने तो कौमी असेंबली मैं आपको असेसमेंट देता हूं, मेरे ख्याल से वो सफीर को निकालेंगे नहीं निकालेंगे। वो टीएलपी फिर जोर डालेगी, हो सकता है ये कन्विंस ना कर सके उनको, नंबर वन। अब वो अभी तक अगर हारी किया, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का केस है, ठीक है, उन्होंने कहा 302 चलो पर्चा है, कोर्ट की चलो बेल करा लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन ये एक हमने रीत डाल दिया है। मुझे ये यहाँ रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। यही जो पकड़ के बगैर उसके प्रोसीजर किए हुए आपने लोगों को आपने खिलाफ खुद इंस्टिगेट किया ना, तो अगर इस तरह की इंस्टिगेशन चलती रहेगी तो हुकूमत तो कमजोर होगी। हुकूमत बड़ी सोच समझ के फैसले करती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं ऐसी चीजें सोचते जो कल के लिए इनके प्रॉब्लम बने। मेरी दुआ है कि ये मामला हल हो जाए, लेकिन जो अभी तक मुझे समझ आ रहा है, कल अभी जब बहस होगी, बहस में क्या लोग कहेंगे कि जो हुकूमत ने अगर फैसला किया है कि नहीं जाना और प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं नहीं भेजूंगा फ्रांस के सफीर को, तो क्या उनका एमएनए कोई वोट देगा? क्या उनका एमएनए उनके खिलाफ कोई बात करेगा? तो जो मुआहदा करके आए उनके साथ, वो सर ये मुआहदा क्यों किया इन्होंने? मुआहदा तो बनता ही नहीं है सर। आप वो जो वियना कन्वेंशन के खिलाफ क्यों करके आई है हुकूमत? ये तो प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम नहीं भेजेंगे, उनके मिनिस्टर कहते हैं हम भेज देंगे, हमारा वायदा हुआ है। तो मुझे बताएंगे कि रेट क्या है गवर्नमेंट की? कौन सी रेट किसकी चल रही है? हु इज इन चार्ज? मेरा तो क्वेश्चन ये है, हु इज इन चार्ज इन द गवर्नमेंट? और अगर नहीं पता चलेगा आपको हु इज इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नेंस कहां गई? दैट्स माई बिग क्वेश्चन, वेयर इज द गवर्नेंस? सो वी लीव दिस क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। नहीं, एक और मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूं ना। हमने पता किया है, दुनिया पूरी में होता है थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू एक्ट। हमारे यहां पता क्या है? एक्ट बिफोर यू थिंक। और अगर ये एक्ट बिफोर थिंक ये चलता रहा तो अल्लाह हाफ़िज़। चले, आपने बहुत बड़ा सवाल गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया। सेनेटर रहमान मलिक साबिक वफाकी वजीर दाखिला हमारे रूबरू थे नादरीन। और जो अहम मामलात हैं, कोयटा में ब्लास्ट हुआ और फिर टीएलपी का जो मामला है, बड़ी वजाहत के साथ, चूंकि इनका रिच एक्सपीरियंस है, इन्होंने खुद एज ए इन्वेस्टिगेटर भी जिंदगी गुजारी है, फिर बतौर वजीर दाखिला भी ऐसे कामों को हैंडल करते रहे हैं। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत। मैं आपको कहता हूं कि आप बीच में एक छोटी सी मैं एक दे दूं कि आप अच्छे लोग जो है पाकिस्तान में जो जानते हैं इसको, इस चीज को बैठ के इसका फैसला करवा लें। ये बैठ के हाल होते हैं मसले और बैक चैनल से होते हैं। थैंक यू।